तो हम लोग संसद पर चर्चा कर रहे हैं। संसद पर आपको 2 वीडियो मिल चुका होगा। तीसरा वीडियो जो आपको ये संसद पर है, ये इसका टॉपिक है संसदीय समितियां। संसद एक बड़ी संस्था है, पूरे देश के लिए कानूनों का निर्माण करती है, विधियों का निर्माण करती है और स्वयं से ही अपने समस्त जो है सचिवालय के माध्यम से और समितियों के माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासन पर नियंत्रण भी रखती है। तो संसद इतनी छोटी संस्था नहीं, इसके कार्य जटिल हैं और इसके चलाने के लिए, इसके संचालन के लिए तमाम प्रकार की विशिष्ट योग्यताओं की जरूरत होती है। इसलिए जो है संसद में तमाम समितियां जो हैं बनाई जाती हैं। संसद में मुख्यतः 2 प्रकार की समितियां होती हैं। कुछ समितियां अस्थायी समितियां हैं जिनको हम कहते हैं स्टैंडिंग कमिटीज। अस्थायी समितियां वह समितियां होती हैं जिनका प्रतिवर्ष या कुछ समय के मतलब रेगुलर जो है उनका गठन किया जाता है। और कुछ समितियां हैं जो कुछ तदर्थ समितियां कहते हैं, एडहॉक कमिटीज कहते हैं। जब उसकी जरूरत होती है तो उस समिति का गठन किया जाता है और जब जरूरत नहीं होती है तो वो समिति समाप्त हो जाती है। यानी जब कारण होगा उस समिति के गठन का तो समिति आ जाएगी, बना दी जाएगी, और जब कारण समाप्त हो जाएगा तो समिति भी समाप्त हो जाएगी। लेकिन जो अस्थायी समितियां हैं जो कार्य कर रही हैं, वो अस्थायी समितियां जो है अपने कार्यकाल पूर्ण करने के पश्चात तुरंत उनकी नियुक्ति पुनः हो जाती है, वो सदैव जो है कार्य करती रहती है। तो इस प्रकार से जो संसदीय समितियां हैं उनका 2 मुख्य प्रकार है, एक अस्थायी समितियां और एक तदर्थ समितियां। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि 2 प्रकार की समितियां मिलती हैं हमें संसदीय समितियां जब हम देखते हैं। एक को हम कहते हैं स्टैंडिंग कमेटी, कमेटी की स्पेलिंग हम लोग लिख दिए हैं, ऊपर देखिए लिखा है, आपको ये देख लीजिएगा। थोड़ा टेक्निकल होती है और इंग्लिश में जिनका होता है इंग्लिश उनको देख लीजिएगा, ये कमेटी की स्पेलिंग गलत भी कराती। तो स्टैंडिंग कमिटीज होती हैं और एडहॉक कमिटीज होती हैं। एडहॉक अब स्टैंडिंग को हम लोग कहते हैं अस्थायी समिति, और जो एडहॉक कमिटीज हैं उनको हिंदी में बोलते हैं तदर्थ समिति। तो एडहॉक आप समझ भी रहे होंगे, जो एडहॉक पर होते हैं उनका पता नहीं होता कब निकाल दिए जाएंगे। तो ऐसी समितियां होती हैं जो जब जरूरत होगी तो इनका गठन किया जाएगा, जरूरत खत्म हो जाएगी तो समाप्त कर दी जाती है। लेकिन जो अस्थायी समिति होती है, जो अस्थायी समितियां होती हैं वो कार्य करती रहती है, निरंतर उनका गठन होता रहता है। तो इस प्रकार से संसद जो है प्रशासन पर नियंत्रण जो अपने करती है वो संसदीय समितियों के माध्यम से नियंत्रण करती है। अब अस्थायी समितियां एक नहीं है, बहुत सारी अस्थायी समितियां हैं। संसदीय समितियों का अगर आप नाम याद करना शुरू करेंगे तो सारे नाम ही नहीं याद कर पाएंगे। इनके 6 जो हैं मुख्य डिवीजन किए जाते हैं अस्थायी समितियों के, 6 मुख्य डिवीजन, जिसमें से पहला जो हमारा होता है अस्थायी समिति वो वित्तीय समिति होती है। समिति लिखना ठीक नहीं है, समितियां, क्योंकि वित्त से भी रिलेटेड कई समितियां होती हैं। तो पहला जो ग्रुप है वो वित्तीय समितियां हैं, जिसमें आपका आकलन समिति है, लोक लेखा समिति है और सार्वजनिक उपक्रम या लोक उपक्रम समिति है। ये 3 समितियां बहुत महत्वपूर्ण हैं। इन तीनों के बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे, बाकी जो है समितियों का सिर्फ हम नाम जानेंगे। इसके बाद दूसरे नंबर की जो समितियां हैं जो इनको कैटेगराइज किया जाता है उनको हम कहते हैं विभागीय समितियां। विभागीय समितियां, तो विभागीय समितियां होती हैं जो संबंधित विभाग से संबंधित कार्य करती हैं, अनेक विभागों से। इसके पश्चात जो तीसरी समितियां हैं उनको हम कहते हैं जांच समितियां। जांच समितियां, ये आपकी तीसरी समितियां हो जाती हैं। इसके पश्चात जो चौथी समिति है उसको हम कहते हैं छानबीन समिति। छानबीन समितियां, छानबीन समितियां होती हैं। और इसके पश्चात जो हम देखते हैं वो सदन की समितियां होती हैं। सदन की समितियां, और जो छठा ग्रुप जो हम लोगों का बनता है उसे हम कहते हैं सेवा समितियां। तो अस्थाई समितियों को ये मुख्यतः जो है 6
ग्रुप में बांटा जाता है, ये 6 ग्रुप का नाम याद कर लीजिएगा। कभी कभी ये आ जाता है कि इनमें से किस पर जो है समिति नहीं बनी है। तो वित्तीय समितियां हैं, विभागीय समितियां हैं, जांच समितियां हैं, सदन की समितियां हैं और छानबीन समितियां हैं, सेवा समितियां हैं। इस प्रकार से इतनी समितियां जो है ये 6 ग्रुप में अस्थायी समिति होती हैं। अस्थायी समितियों के ये प्रकार हैं। इसके अंतर्गत भी कई समितियां हैं जिसमें हमारे लिए सभी महत्वपूर्ण नहीं है, हमारे लिए केवल वित्तीय समितियां जो है वही महत्वपूर्ण हैं और इसमें 3 समिति जो है उसी पर हम लोग चर्चा करेंगे। बाकी हमारे लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं है, 1-2 बार आप जनरली इसको पढ़ लें तो काम चल जाएगा आप। तो अब हम चर्चा करेंगे केवल अस्थायी समितियों पर। और अस्थायी समितियों में जो मैंने आपको पहला ग्रुप बताया था वित्तीय समितियां, उस वित्तीय समितियों में 3 समितियों की चर्चा हम करेंगे, जिसमें से पहली समिति जो हमारी होगी उस पर हम चर्चा करेंगे। तो हमारी जो पहली समिति है उसको हम कहते हैं प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति का नाम देते हैं। अब इसी का एक नाम और भी है जनरली जो हम लोग कह देते हैं कभी कभी, इसी प्राक्कलन समिति को हम लोग आकलन समिति के नाम से भी जानते हैं। आकलन समिति के नाम से जानते हैं। और इसी आकलन समिति और प्राक्कलन समिति का एक बार नाम बदल करके पूछ लिया गया इंग्लिश में, तो इंग्लिश में भी हमें जानना बहुत जरूरी है, एस्टीमेट कमिटी। एस्टीमेट और कमिटी जो है आप जानेंगे COMMITTEE। तो एस्टीमेट कमिटी भी इसे ही हम कहते हैं, सॉरी एस्टीमेट्स होता है, तो एस्टीमेट्स कमिटी। अब हम प्राक्कलन समिति कहें या हम कहें आकलन समिति या हम कहें एस्टीमेट्स कमिटी, ये तीनों एक ही नाम है और इनका जो काम है वो देखिए आकलन करना। इनका काम क्या है? आकलन करना। अब किसका आकलन करती हैं ये? तो आकलन जो सरकार जो व्यय करती है, जो खर्चा करती है, बजट के बाद इनका निर्माण होता है, गठन किया जाता है। जो सरकार जब बजट प्रस्तुत कर देती है तो किस मद पर कितना खर्चा करना है ये इस समिति इसका जांच करती है और सरकार को ये भी सलाह देती है कि किस पर पैसा बचाया जा सकता है, कहाँ पर कटौती की जा सकती है। इसीलिए इसको एक विशेष नाम से भी जाना जाता है, इसको कहते हैं अस्थायी मितव्ययिता समिति। तो इसीलिए इसका एक नाम हो जाता है अस्थायी मितव्ययिता। मितव्ययी मतलब समझ ही रहे हैं, मितव्ययी माने कम खर्च करना। तो जहां जरूरत नहीं है सरकार के खर्चों की कटौती करने के लिए चूंकि सलाह देती है और सरकार कहां कहां कितना पैसा खर्च कर रही है इसका आकलन करती है, इस वजह से इस समिति को एक विशेष नाम से भी जानते हैं, अस्थायी मितव्ययिता समिति। तो अगर कभी पूछा जाए कि अस्थायी मितव्ययिता समिति किसे कहते हैं तो आपका उत्तर हो जाएगा प्राक्कलन समिति या आकलन समिति। इसी समिति को एक अन्य नाम से भी जानते हैं हम, अनुमान करने वाली। इस समिति को हम जानते हैं एक अन्य नाम से, 1 मिनट देख के बता रहे हैं, अनुमान करने वाली वित्तीय समिति। तो इस प्रकार से समिति का हमें पहले नाम पता चला। 5 नाम इसके जो हैं जनरली आप जाने रहिएगा, प्राक्कलन समिति, आकलन समिति, एस्टीमेट्स कमेटी, अस्थायी मितव्ययिता समिति या अनुमान करने वाली वित्तीय समिति। ये सभी समिति एक ही समिति हैं जिसका काम है सरकार जो बजट प्रस्तुत कर रही है, जो खर्चे करने जा रही है, उसका आकलन करना और ये बताना कि कहाँ पर खर्चों में कटौती की जा सकती है, अनावश्यक सरकार खर्चा ना करे, इसका मूल्यांकन और आकलन करना। अब देखिए जरा इसका गठन कैसे होता है। तो इसका गठन जो होता है ये एकमात्र ऐसी समिति है जो केवल लोकसभा से गठित होती है। इसको जरा ध्यान से समझिएगा क्योंकि ज़्यादातर समितियां जो हैं वो लोकसभा और राज्यसभा
2:1 में गठित होती हैं। यानी लोकसभा का अगर 2 सदस्य होगा तो राज्यसभा का 1 सदस्य होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है करीब 550 सदस्य लोकसभा में होते हैं और राज्यसभा में 250 होते हैं, तो 2 गुना से ज़्यादा सदस्य लोकसभा में होते हैं, इसलिए 2:1 के अनुपात में। सवाल भी एक बार पूछा गया था कि लोकसभा से 2 सदस्य तो राज्यसभा से 1 सदस्य, यानी जो भी समितियां बनती हैं उनका जो जनरली सीक्वेंस होता है वो होता है 2:1, 2 लोकसभा से और 1 राज्यसभा से। तो इस पर लेकिन यहाँ पर लोक लेखा समिति जो है, जो प्राक्कलन समिति है या जो आकलन समिति है या स्थायी मिति व्ययिता समिति है, इस समिति में जो 30 सदस्य होते हैं, टोटल सदस्यों की संख्या इनकी कितनी होती है? 30 सदस्य। जो 30 सदस्य होते हैं, ये 30 सदस्य कहां से चुने जाते हैं? केवल और केवल लोकसभा से। और इसका शायद एक कारण यही है कि ये सरकार के खर्चों पर नियंत्रण रखती हैं और सरकार बहुमत से लोकसभा से ही बनती है, इसलिए सरकार किसी की भी हो, वो लोग चाहते हैं कि राज्यसभा का इसमें हस्तक्षेप ना हो। तो इसलिए जो है ये लोकसभा के सभी सदस्य 30 के 30 सदस्य इस समिति में सम्मिलित होते हैं। और इस समिति का जो अध्यक्ष होता है, वो हमेशा जान लीजिए सत्ताधारी दल का होता है। सत्ताधारी दल का होता है। कभी भी विपक्षी दल का नेता यहां नहीं बैठाया जाता है, सत्ताधारी दल का नेता यहां बैठाया जाता है। अब लोकसभा इसमें से कैसे चुनाव करती है? तो लोकसभा जैसे राष्ट्रपति का चुनाव होता है, एकल संक्रमणीय मत पद्धति, अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर इनका चुनाव किया जाता है सभी का, 30 सदस्यों का। और अध्यक्ष जो होता है वो सत्ताधारी दल से संबंधित होता है। इसका गठन पहली बार कब किया गया? तो जो पहले वित्त मंत्री थे जॉन मथाई, उनकी सिफारिश पर इसका गठन किया गया था 1950 में। तो 1950 में इसका सर्वप्रथम गठन किया गया था। जो उस समय के वित्त मंत्री थे जॉन मथाई, उनकी जो है सिफारिश पर इसका गठन किया गया था। दूसरी जो इसमें एक बात हमें और समझनी है कि 1950 में सर्वप्रथम जॉन मथाई की सिफारिश पर इस समिति का गठन किया गया था। जो सभी सदस्य लोकसभा से होते हैं, 30 सदस्य होते हैं, ये अस्थायी समितियों में सबसे अधिक सदस्य इसके होते हैं। तो अगर कहा जाए सबसे बड़ी समिति अस्थायी, तो यही समिति होगी। आप जो है तब यही उत्तर लगाएंगे, सबसे बड़ी समिति यही होती है। यानी सदस्य अपने सदस्य बल के हिसाब से सबसे बड़ी समिति, अस्थायी समिति में सबसे बड़ी समिति कौन होती है? यही प्राक्कलन या आकलन समिति होती है। अब यहाँ पर एक चीज और जानिएगा कि इसका जो कार्यकाल होता है, ये प्रत्येक वर्ष 1 वर्ष के लिए इसका गठन होता है। 1 वर्ष के लिए गठन होता है। और यह जो समिति है, इसकी सिफारिश सरकार पर या लोकसभा बाध्यकारी नहीं होती है। यानी सरकार माने या ना माने, इस पर कोई जो है, इसके लिए कोई इस पर पावर नहीं दी गई है। केवल सिफारिश कर सकती है और उस सिफारिश को मानना न मानना ये सरकार का। चलिए, तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब हमारी जो दूसरी समिति है, उस समिति को हम कहते हैं लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति को पहले हम अंग्रेजी में जानेंगे। तो अंग्रेजी में इसको कहते हैं पब्लिक अकाउंट कमेटी, PAC। तो इसको हम शार्ट में बोलते हैं PAC। तो पब्लिक अकाउंट्स होगा, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, लोक लेखा समिति। ये सबसे पुरानी समिति है। ये समिति जो है ये सबसे पुरानी है। 1919 के भारत शासन अधिनियम में इसका जिक्र हुआ था और 1921 में पहली बार इसका गठन हुआ था। ठीक, इसके बाद 1954 और 55 में इसके सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई है और अब इसमें कुल 22 सदस्य हो। तो इस प्रकार से वर्तमान में इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं। अब 22 सदस्य में
अलग अलग कर लें आप तो मैंने आपको बताया था कि लगभग 2 गुना जो है लोकसभा से और 2:1 के अनुपात में बांट दे तो 15 जो है सदस्य होते हैं कहाँ से, लोकसभा से, और 7 सदस्य होते हैं राज्यसभा से। तो इसमें जो है 15 लोकसभा से और 7 जो है राज्यसभा से। लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदन अपने अपने सदस्यों का चुनाव करके इस कमेटी के लिए भेजते हैं। अब इसमें जरा देखिएगा कि इसका जो अध्यक्ष होता है, लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है। तो जो अध्यक्ष होता है उसकी नियुक्ति करता है लोकसभा का अध्यक्ष। इसको जरा समझ लीजिएगा, इसका जो अध्यक्ष होगा उसकी नियुक्ति करता है लोकसभा का अध्यक्ष, और इसकी इस समिति के जो अध्यक्ष होते हैं वो परंपरागत रूप से विपक्षी दल के होते हैं। ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, ये विपक्षी दल के। जो प्राक्कलन समिति है उसके सदस्य तो सत्ताधारी दल के होते हैं, लेकिन जो आपकी दूसरी लोक लेखा समिति है उसके जो अध्यक्ष होते हैं ये विपक्षी दल के सदस्य होते हैं। तो इस प्रकार से आप ये देखेंगे कि इसके जो अध्यक्ष हैं वो विपक्षी दल से संबंधित होते हैं। अब इसके कार्यों के बारे में हमें जानना है। तो इसके जो कार्य हैं, इसके कार्य में इसका कार्य भी वही है, लोक लेखा समिति। इसका कार्य भी वही है कि जो सार्वजनिक खर्चे हैं उस पर नियंत्रण रखना। और आप देखते हैं प्राक्कलन समिति का भी वही कार्य है कि जो सार्वजनिक खर्चे किए जा रहे हैं उस पर मितव्ययिता की सिफारिश करना या उस पर जांच करना, उसके पर निगरानी रखना कि पैसा कहाँ जा रहा है, कैसे खर्च किया जा रहा है। तो इसीलिए लोक लेखा समिति को हम जुड़वा बहन कहते हैं, जुड़वा बहन किसकी, प्राक्कलन समिति की। तो कभी सवाल आ जाए कि प्राक्कलन समिति या आकलन समिति की जुड़वा बहन किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे कि प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कौन सी समिति है, लोक लेखा समिति, ये उसकी जुड़वा बहन है। इसके अतिरिक्त एक चीज जानिएगा कि जो कैग होता है यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, यानी भारत का महानियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, उसी की रिपोर्ट के आधार पर ही अपना प्रतिवेदन तैयार करती है। उन्हीं के रिपोर्ट को आधार बना करके ये जांच करती है कमेटी जो है कि सार्वजनिक क्षेत्र में कितना पैसा खर्च किया गया है, कैसे खर्च किया गया है, कहाँ कितना खर्च किया जाना चाहिए, इन सब कार्यों की जानकारी जो है वहीं से लेती है। इसीलिए कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया को, कैग को लोक लेखा समिति का मित्र एवं पथ प्रदर्शक कहा जाता है। को लोक लेखा समिति का मित्र व पथ प्रदर्शक। तो सवाल आ सकता है ये कि लोक लेखा समिति का मित्र व पथ प्रदर्शक किसे कहा जाता है, तो कैग को कहा जाता है, यानी भारत के महानियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को। और ये जब अपनी रिपोर्ट देते हैं तो रिपोर्ट ये जान लीजिए, यही अध्यक्ष किसको रिपोर्ट देता है, लोकसभा अध्यक्ष को। यानी कि ये जो आपकी समिति है ये अपना रिपोर्ट देती है, किसको देती है, लोकसभा के अध्यक्ष को। तो लोकसभा के अध्यक्ष को ये रिपोर्ट देती है। रिपोर्ट किस विषय पर होती है ये मैंने आपको बता दिया है। ठीक, इसके कुछ महत्वपूर्ण कार्य जो मैंने आपको बताए हैं कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की जांच करना, सार्वजनिक व्यय से संबंधित जांच करना, अपव्यय, अकुशलता, भ्रष्टाचार संबंधी कोई जांच है उसकी जांच करना। इस प्रकार से जो है ये प्राक्कलन समिति के साथ मिलकर सार्वजनिक क्षेत्र पर कितना व्यय किया जा रहा है इस पर जो है जांच कर करके और अपनी रिपोर्ट सौंपती है। तो ये जो समिति है इसको जो है आप लोग जानिएगा, बहुत महत्वपूर्ण समिति है। लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, इसी को जुड़वा बहन कहा जाता है। प्राक्कलन समिति का सबसे पुरानी समिति है। 22 सदस्य इसमें कुल होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। इसका अध्यक्ष विपक्षी दल का होता है और इसके अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। कैग को लोक लेखा समिति का मित्र एवं पथ प्रदर्शक कहा जाता है और इस समिति की जो रिपोर्ट होती है वो लोकसभा अध्यक्ष को दी जाती है। तो इस प्रकार से इतनी बातें अगर आप याद कर लेंगे तो लोक लेखा समिति से कोई क्वेश्चन आएगा तो आप करने में सक्षम होंगे। अब तीसरी जो समिति है उसके बारे में हम जानकारी कर लें। तीसरी समिति जो है
उसको हम कहते हैं सार्वजनिक उपक्रम समिति। सार्वजनिक उपक्रम समिति। अब इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स। तो इस समिति को हम कहते हैं कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स। अब जैसा कि नाम से स्पष्ट है इसकी कि सार्वजनिक उपक्रम समिति, ये जो सार्वजनिक उपक्रम समिति है ये भी सार्वजनिक व्यय पर ही नियंत्रण रखने का कार्य करती है। ये समिति जो है, इसका सिद्धांत का जो विचार था वो विचार आया था जीवी मावलंकर के मन में एक बार। जीवी मावलंकर, लेकिन जो है बाद में एक समिति बनाई गई थी जिनको हम कहते हैं कृष्ण मेनन समिति 1964 में। खैर ये जो है एग्जीक्यूट नहीं हो पाया था। 1964 में एक समिति बनाई गई, उस समिति का नाम था कृष्ण मेनन समिति। और इस समिति की ही सिफारिश पर, इसी समिति की सिफारिश पर ही इस समिति जो सार्वजनिक उपक्रम समिति है इसका गठन किया गया। अब इसमें जो है कुल सदस्यों की संख्या, तो जैसे लोक लेखा सदस्य में होते हैं वैसे इसमें भी होते हैं। कितने सदस्य? 22 सदस्य। 22 में आपको समझ में आ गया होगा। 15 जो है लोकसभा से और 7 जो हैं वो राज्यसभा से इसमें भी होते हैं, प्लस 7 राज्यसभा से। तो 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से, 15 7 22 सदस्य इसमें होते हैं। लोकसभा और राज्यसभा दोनों आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा इन सदस्यों का चुनाव करती है इस समिति के लिए। अब इसमें एक चीज देखना है हमें कि जो अध्यक्ष होता है इस समिति का, जो अध्यक्ष होगा वो अध्यक्ष कहाँ से चुना जाता है? लोकसभा से। यानी लोकसभा के सदस्यों में से ही इसका अध्यक्ष चुना जाता है। कभी भी इसका अध्यक्ष राज्यसभा का सदस्य नहीं हो सकता। ये बात ध्यान देने योग्य है। अब ये अध्यक्ष जो होता है इसका जो है नियुक्ति कौन करता है? तो इसकी नियुक्ति करता है लोकसभा का अध्यक्ष। लोक लेखा समिति में भी यही है और इसमें भी यही। लोकसभा अध्यक्ष इसके अध्यक्ष की नियुक्ति करता है और लोकसभा सदस्यों में से ही इसके अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। इस प्रकार से राज्यसभा के सदस्य इसके अध्यक्ष नहीं बनाए जा सकते। और ये जो अपनी रिपोर्ट देते हैं तो इनकी जो रिपोर्ट आती है, अब जाहिर सी बात है कि जब अध्यक्ष की नियुक्ति किया है लोकसभा अध्यक्ष ने, तो जो इनकी रिपोर्ट होगी वो भी किसको दी जाएगी? लोकसभा अध्यक्ष को ही दी जाएगी। तो ये सार्वजनिक उपक्रम समिति है। इसका भी काम यही है कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक जो हैं सरकारी उपक्रमों के संबंध में प्रस्तुत प्रतिवेदनों की जांच करना, ये भी जांच की जाती है। सार्वजनिक व्यय पर बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार होने की संभावना होती है सरकार में। इसी वजह से कई समितियों का गठन किया जाता है। अलग अलग समितियां अलग अलग दृष्टिकोण से सरकार पर नज़र रखती हैं और देखती हैं कि कहीं सरकार जो है सार्वजनिक व्यय में किसी भ्रष्टाचार में लिप्त तो नहीं है, कहीं अनावश्यक व्यय तो नहीं कर रही है। इस प्रकार से इन समितियों, तीनों समितियों का कार्य है कि सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण कायम रखना। तो ये 3 समितियां आपके लिए जो महत्वपूर्ण थी वो हमने चर्चा कर दी हैं। आप इन समितियों को थोड़ा सा अंतर करके पढ़ लीजिए 1-2 बार और क्वेश्चंस जो आपके घटना चक्र में उनको सॉल्व कर लीजिए। आपको इससे सवाल आपका कोई भी गलत नहीं होगा। थैंक यू।